बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं कमर मेकन साहब। कमर मेकन साहब, आज इस्लामाबाद, जो ये इस्लामाबाद पाकिस्तान का दरख्लाफा है, दारुल हुकूमत है, इसमें बड़ी सियासी हलचल मची हुई है। एक तरफ तो नायत मई के हवाले से जो मामलात हैं वो चल सुचल शुरू हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA को नायल भी कर दिया गया। दूसरी तरफ कुछ मखसूस लोग, उनकी तरफ से एक नैरेटिव सामने आ रहा है, बयानिया सामने आ रहा है, वो ट्वीट भी कर रहे हैं कि इमरान खान ख़त्म शुद्ध। और फिर उधर इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हो रही है। ये भी है कि वहाँ पर जिस तरह मज़हर बरला साहब ने कहा, और फिर एक और सफ़ीर ने भी बड़ा दावा किया कि इमरान खान साहब को 10 बार अप्रोच किया गया, उनकी उनसे मुलाकात भी हुई है। कुछ मामलात फंसे हुए हैं, जहाँ पर गोटी फंसी हुई है। लेकिन इस सब के बीच एक इख्तलाफी नोट भी आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा था। वो इख्तलाफी नोट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इख्तलाफी नोट है। वो जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी उस पर नोट वो लिखा है, उस पर सिग्नेचर है उनके। जस्टिस जमाल बंदोखेल इसको अक़लियती फैसला देना, ये अक़लियती फैसला है जस्टिस जमाल कोर्ट के खिलाफ। जस्टिस जमाल बंदोखेल ये कहते हैं जी कि ये जो अफसर है, फौजी अफसर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। पहले तो उन्होंने लिखा जी कि फौज का काम है सरहदों की हिफाजत करना, ना कि अदालत लगा के बैठ जाना। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो फौजी अफसर अदालतों में बैठते हैं वो जंगी महारत में महारत रखते हैं। उन्हें आइन और कानून से वो नावाकिफ होते हैं, वो उन्होंने आइन और कानून नहीं पढ़ा होता है। इस तरह का जस्टिस नाइब अख्तर अफगान के भी इस पर सिग्नेचर है। क्या कहेंगे थोड़ा सा इस पर, जो अक़लियती फैसला है इस पर? जी, सबसे पहले ना अक़लियती फैसले के ऊपर राजा साहब बात करना बहुत ज़रूरी है जी। कहीं ना कहीं से अब भी ऐसा लगता है कि कोई ठंडी हवा का झोंका, मैं इसको कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ना कुछ लोग अभी भी अदलिया के अंदर कहीं ना कहीं बैठे हैं, वो कि उनकी कुछ चीज़ों से इख्तलाफ भी है। लेकिन इस तरह के फ़ैसले जब आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अदलिया के ऊपर थोड़ा सा एतमाद में इजाफा भी होता है। लगता है कि यार कोई ना कोई तो है जो सही को सही और गलत को गलत समझता है। जमाल खान बंदोखेल साहब ने और नईम अख्तर अफगान साहब ने ये 36 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी फ़ैसला अपना जारी किया है। अक्सरियती फ़ैसले में तो मिलिट्री कोर्ट्स अलाउ कर दिए गए ना, अक़लियती फ़ैसला। लेकिन जो इख्तलाफी फ़ैसला है, अक़लियती फ़ैसला है, उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि एग्जेक्टिव और अदलिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुरान और नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया का दरस दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग रखा जी। इस्लामी तालीमात को करारदाद मकासद का हिस्सा बनाया गया। आइन में इन्हीं तालीमात के तहत अदलिया को आज़ाद रखा गया। अदलिया का इख्तियार किसी भी एग्जेक्टिव इदारे को नहीं दिया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं है। मज़ीद उन्होंने अक़लियती फ़ैसले के अंदर लिखा कि जिन सिविलियंस के 9 मई मुकदमात में सज़ाएँ हुई वो कलअदम करार दी जाती हैं। और उन्होंने लिखा कि सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल से मुतल्लिक़ अपीलें वफाक और पंजाब, जैसे जमाल खान बंदोखेल ने जो ये 36 सफ़ात पर मुश्तमिल लिखा है कि उन्होंने कहा कि हुकूमत वफाक, बलूचिस्तान और जो पंजाब हुकूमत है उनकी तरफ से ये दायर की गई थी। अब दिलचस्प इसमें क्या है? दिलचस्प इसमें यह है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान के भी इसके ऊपर दस्तखत शामिल है, यानी वो भी इनकी अक़लियती फ़ैसले में इसके साथ शामिल है। फिर उन्होंने कहा कि 5 जजेस ने जो अक्सरियती फैसला दिया था मिलिट्री कोर्ट पर, सबसे पहला जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था। उन्होंने कहा कि उसको हम दुरुस्त समझते हैं, उसको दुरुस्त करार दिया गया था और कहा गया है कि ये कहना कि दुनिया में दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करने के लिए फ़ौजी अदालतें कायम की जाती हैं, ये दुरुस्त नहीं है कि आम फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह बेशक कम होगी, लेकिन ये कहना कि इन अदालतों में इंसाफ फराहम नहीं किया जाता या उनमें सलाहियत या ख्वाहिश मौजूद नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। और मज़ीद इख्तलाफी नोट या अक़लियती फ़ैसले के एक पूरा रख देते, ये पूरे का पूरा ही बड़ा बेहतरीन है, इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल तौर पर निचली अदालतों के फ़ैसलों का अदालती जायज़ा ले रही है। अदालती मुशाहिदे में आया है कि ज़्यादातर बरीयत के फ़ैसले बेबुनियाद सियासी मुकदमात में आते हैं जी। ऐसे फ़ैसले गैर पेशा वराना तफ्तीश और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन का नतीजा होते हैं। आपको याद है जैसे हाशिम काकड़ ने 9 मई के केस में ज़मानत दी रज़ा अली को, इसलिए कि जिस पुलिस वाले को ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है
जख्मियों की लिस्ट में पुलिस वाले का नाम ही शामिल नहीं है। तो ऐसी प्रोसिक्यूशन है जिसकी वजह से ये केस बने में। अच्छा जी, उसके बाद लिखा गया है कि इंट्रा कोर्ट अपीलें वफाक, पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमत की तरफ से दायर की गई थी। ऐसा मालूम होता है कि बदकिस्मती से इन हुकूमतों को फौजीदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। हालांकि इन हुकूमतों के दौर में पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ सबसे ज्यादा इन्हीं छोटी अदालतों ने फैसले दिए हैं। इमरान खान को 4 फैसलों में सजाएं सुनाई है छोटी अदालतों ने। आज इन्होंने ये कहा कि लगता है कि इस हुकूमत को अपनी छोटी अदालतों के ऊपर एतमाद ही नहीं है, फौजदारी अदालतों के ऊपर। मजीद आगे चलकर उनका कहना है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि इन मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद ख़त्म कर दिया है। इन हुकूमतों ने गैर संजीदा सियासी नोयत के मुकदमात के हल का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया है, जो कि नाकाबिले फ़हम है। फौजी अफसरान जो फौजी अदालतों की सदारत करते हैं वो फौजी मामलात में मुहारत रखते हैं। इन अफसरान के पास अदालती तजर्बा नहीं होता और ना ही वो दीवानी मुकदमात से निपटने के लिए उनको तरबियत दी जाती है। मजीद कहा कि फौजी अदालतों को आम अदालती निज़ाम के बराबर नहीं समझा जा सकता। आम अदालतों के अफसरान अदालती तजर्बे के साथ साथ आज़ादी के हामिल भी होते हैं। वफाक और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के मुकदमात को समझने के बजाय अपने मकसद के लिए, अब ये अपने मकसद से वाज़े तौर पर समझा जा सके कि अपने सियासी मकासद के लिए फौजी अदालतों पर इंसार कर रहे हैं। आम फौजदारी अदालतों से ये तवक्को रखना कि वो बगैर सबूत अफराद को मुजरिम ठहराएं तो मुनसिफाना ट्रायल की खिलाफ वर्जी होगी। जब इस्तग़ासा के पास कोई सबूत या मवाद ना हो तो फौजी अदालत कैसे सजा दे सकती है। ये जनाब पूरा फैसला था। इसके अंदर वाज़े तौर पर उन्होंने तीन चीज़ें वाज़े कर दी। एक कि इन हुकूमतों को अपनी फौजदारी अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं है। दूसरा, इन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए फौजदारी अदालतों के ऊपर तमाम एतमाद ख़त्म करके फौजी अदालतों को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, उनके ऊपर इंसार किया है। और तीसरा कि भाई फौजी अदालतों के अंदर बैठे हुए जो फौजी हजरात हैं उनकी ट्रेनिंग बॉर्डर पर लड़ने के लिए की जाती है, ना कि अदालत के अंदर बैठकर। बार ये बातें हाँ, ना चुके हैं, बिल्कुल, ना कि अदालतों के अंदर बैठकर आप अदालत अपनी लगाकर बैठ जाए और सिविलियंस को ट्रायल करना शुरू कर दें उन अदालतों के अंदर। तो आज मेरे ख्याल में उस अक्सरियती अवाम की नुमाइंदगी इस अक़लियती फैसले एक और बात आपने मिस कर दी है, वो आपने शायद पढ़ी नहीं है कि जस्टिस मनीब अख्तर का उस फैसले में वो नोट जो लिखा था कि फौजी अदालतों में बुनियादी इंसानी हुकूक मुयस्सर नहीं होते, इसकी भी तौसीक किया। पहला जो 5 रुकनी फैसला था जस्टिस सजादुल हसन साहब की सरबराही में, उसमें उन्होंने लिखा था कि फौजी अदालतों के अंदर जिन लोगों का ट्रायल होता है वहां पर उनको बुनियादी इंसानी हुकूक और बुनियादी जो ट्रायल के तकाजे होते हैं, आर्टिकल 10A शायद है कि जो फेयर ट्रायल होता है उसके तकाजे उनको मुकम्मल तौर पर दस्तयाब नहीं होते, तकाजे पूरे नहीं किए जाते। ये मामला भी सबसे ज्यादा, इसीलिए इसी एक मेन नुक्ते के ऊपर पहला जो फैसला था 5 रुकनी बेंच का जस्टिस सजादुल हसन साहब की सरबराही में, उस वक्त इन अदालतों को कलअदम करार दिया गया था, सिविलियन का जो फौजी ट्रायल वाला मामला था। तो ये बात तो अब वाज़े तौर पर समझ आ गई है कि भाई जजेस में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो ये समझते हैं कि फौजी अदालतें नाजायज है, तो गैर कानूनी है, चल रहा है और अदलिया को भी बहुत सारी चीज़ों का एहसास है, लेकिन शायद उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, लेकिन ज़्यादा देर बंधे नहीं रहेंगे। आगे आते हैं, एक तो सबसे आम खबर जो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाई, उसमें कुछ नई इंकशाफात हुए हैं, उस पर बात करने से पहले ये जो कहा जा रहा है इमरान खान ख़त्म शुद और उधर से उनसे मुलाकातें भी की जा रही हैं, ये कमर मेकन साहब ये क्या कहानी है? देखिए, मैं पहले दिन से ये बात हम भी कर रहे हैं कि अब इस सिनेरियो को ना समझने की ज़रूरत है। अगर इमरान खान ख़त्म शुदा है ना भाई, तो फिर सिस्टम जो है उसको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी इमरान खान की है। यह सिस्टम वैसे चल भी नहीं सकता। ये ख़त्म शुद की बातें करने वाले मेरे ख्याल में उनको अपना जो जाविया है वो मज़ीद दुरुस्त करने की इस वक्त ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त नून लीग की तो ये ख्वाहिश हो सकती है, आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा ने भी एक जलसे के अंदर खड़े होकर कहा ही इज डन एंड डस्टेड, समझ आ रहे हैं? वही नारा बार बार दोहराया गया, इमरान खान ख़त्म शुद। और जब जब यकीन करिए ये नारा दोहराया जाता है ना कि इमरान खान ख़त्म शुद, पीटीआई ख़त्म शुद, वो एक नए वलवले के साथ, नए जज्बे के साथ और ज्यादा मकबूल होकर और ज्यादा कुव्वत के साथ उभरना शुरू कर देते हैं। और इस वक्त ये बात आप और इस वक्त इन लोगों को मैं आपको बता, असल में इन लोगों को एहसास कमतरी है
मुझे इनको ये डर है राजा साहब, इनको ये डर है कि अगर हम लोगों के अंदर ये मायूसी नहीं फैलाएंगे, लोगों को इस चीज से मुतनफर करने के लिए एक झूठा बयानिया नहीं बनाएंगे, तो फिर वो लोग जो कहीं ना कहीं अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं ना, और जो समझते हैं, वो फिर उन लोगों को सिर्फ तोड़ने के लिए, परेशान करने के लिए ये एक झूठा बयानिया घड़ा जाता है, और दूसरा अपने दिल की तसल्ली के लिए। हकीकत इससे बदलने वाली नहीं है। एक वाकया याद आ रहा है, एक वाकया नहीं, मैं जब ये बात आप कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि यहाँ पर ये बात की गई थी, आपको याद है, आपने सुनी होगी, नाज़रीन ने भी सुनी होगी कि इमरान खान बटन, वेस्ट कोट का बटन मांगेगा तो वो भी नहीं मिलेगा, वज़ीर-ए-आज़म तो बनने दूर की बात। फिर उस दौर में जब ये 2018 से पहले की बात है, उस दौर में जब खान साहब थे तो इसी तरह का एक प्रोपोगेट किया जा रहा था, प्रोपगंडा किया जा रहा था, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म तो दूर की बात, ये असद खान भी नहीं बनेगा। और वो जो जिस तरह डन एंड डस्टेड की बात की है ना, कुछ टाउट अभी भी बात कर रहे हैं, उस तरह के वो टाउट उस भी वक्त बात करते थे, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि वो पिछले कुछ अरसे से गायब हैं, वो बात सामने आकर नहीं करते, उनके ट्विटर हैंडल भी खामोश है। शायद उन्होंने सीख लिया होगा, ये काम तो कुदरत के काम होते हैं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि लोगों में मायूसी, लोगों में बददिली फैलाने के लिए ये झूठा बयानिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, अगर वो मायूस होते या बददिल होते तो पिछले 3 साल में क्या नहीं किया गया उनको। ऐसा ही है। देखें आप अंदाजा करें कि मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई हैं जी, उनसे जब जेल के अंदर कोई मिलने जाता है ना, तो उनका कभी गुफ्तगू उनकी, वो अर्जम जुनेद ने जो खत लिखा था वो लोगों को याद होगा। हसन न्याजी आज भी कह रहा है, ये कहते हैं माफी मांगे। भाई मैं माफी क्यों मांगू, ये उल्टा मुझसे माफी मांगे, तो मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इमरान खान क्या कहता है? जी देखिए, उसका एक ही बेटा है, उसका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, भाई है उसका। और आज तक यकीन माने क्या क्या धमकियां उनको नहीं दी। अलीमा खानम ने बताया ना कि हमें कहा गया कि आपकी गाड़ी उड़ा देंगे। उसने कहा, एहसान न्याजी की वालदा के यहाँ रिकॉर्ड बाजू, उसने कहा कि मैंने अपने बेटे को कहा बेटा कंधों पर चल कर बाहर आ जाना, ऐसे ही, लेकिन माफी नहीं मांगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसी जब खवातीन अपने बच्चों की तरबियत करती हैं, जो हक असूल और दुरुस्त बात के ऊपर डट जाते हैं, तो फिर है कौन जी, फिर भांजा भी तो इमरान खान का ही है ना। भांजा ही। ठीक है, दूसरी बात कमर मेकर साहब एक और है, मैं एक बात कहने लगा था। आज है जी 30 मई। ये जो लोग कहते हैं ना डन एंड डस्टेड, खत्म शुद फलां फलां फलां, वो क्या कहते हैं, ही इज डन, ये भी कहा गया कि ही इज डन। ये याद रखिए, आज है 30 मई, और मैं सालों की बात नहीं कर रहा। इमरान खान बाहर भी आएगा, इमरान खान इस सिस्टम को पैरों तले रौंद के बाहर आएगा, और वज़ीर-ए-आज़म ऐसे करके बाहर आएगा, एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और तब दुनिया देखेगी कि भाई वो डन एंड डस्टेड था या फिर वो अपनी तैयारी कर रहा था। बात समझ आ रही है? जब भी दबाते हैं, जब भी बातें करते हैं, तो इमरान खान एक नए जोश जज्बे बलबले के साथ उसे कहता है नाथ में माफी मांगो, उसे कहा मैं क्यों मांगू भाई। बिल्कुल। वो कहता है 26वीं आईनी तरमीम को मान ले, वो कहता है मैं नहीं मानता, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ रहा हूँ। वो उसे कहते हैं जनाब इसे हुकूमत को चलने दे, उसे कहा कि ये कैसे हो सकता है, वोट चोरी से हुकूमत। ऐसे लोग कमर मेकन साहब, मैं पिछले शायद 20 लाख में जिक्र कर रहा था कि मुबश्शिर ज़ैदी साहब आप जानते हैं, बड़े सख्त क्रिटिक है इमरान खान साहब के। उन्होंने ट्वीट किया कि जिस तरह इमरान खान साहब डटे हुए हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, एक आस बंदी है, एक उम्मीद बंदी है कि इस मुल्क में अवाम की राय की जो सुपरमेसी है वो जोर होगी। अच्छा, अगले खबर की तरफ आते हैं। ये तो हो गया 3-4 मिनट में वो ख़त्म करते हैं। ये जो मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपने तहरीरी गुज़ारिशात जमा करवाई और इंकशाफ हुआ है। अक्सरियती में ये लिख रहा है कि तहरीक इंसाफ अदालत के सामने मौजूद थी। अच्छा, इसकी तरफ जाने से पहले जरा मुझे 1 मिनट दे। ये पीपल्स पार्टी अब लेकर आ गई तहरीरी मारूजात, नून लीग लेके आ गई तहरीरी मारूजात, ये मखसूस नशस्तों के ऊपर इलेक्शन कमीशन लेके आ गया तहरीरी मारूजात। इन लोगों को शर्म नहीं आती? ये कैमरे के ऊपर खड़े होकर इनके वकला दलाइल दे ना कि सीटें इनकी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। असल में ये इतने, मैं इन लोगों को क्या कहूँ, चोरी डाका जो इन्होंने 8 फरवरी को मारा, उससे इनका दिल नहीं भरा। अब ये मखसूस नशस्तों के ऊपर नजर रख के बैठे हैं। असल में इनके पास ना कोई दलील है,
ना इनके पास कोई किसी किस्म का आइन बताने के लिए, ना कानून बताने के लिए कोई नुक्ता है। ये तहरीरी तौर पर दे रहे हैं कि हमें कैमरे के सामने खड़े होकर पूरी कौम के सामने कहीं हमारी जो वो लास्ट की शलवार है ना वही ना उतर जाए। इसलिए ये तहरीरी मारूजात दे रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हम तहरीरी तौर पर आपको दे रहे हैं बस अदालत इसी को मनोवन मान ले। पीपल्स पार्टी नून लीग दलाइल वो होते हैं जो फैसल सिद्दीकी साहब ने खड़े होकर दिए, बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ अपने मुकदमे का दिफा किया है। नून लीग के वकील आए ना। आप बात सुने, मैंने कल एक ट्वीट किया था। मैंने एक ट्वीट ये किया था कि मखसूस शिस्तों के केस में अमीनुद्दीन एडवोकेट जो बात कर रहा हूं मैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ से जो वकला है ना वो है अमीनुद्दीन एडवोकेट, वो है मुसर्रत हलाली एडवोकेट, वो हैं जनाब बाकर नजफी एडवोकेट, वो हैं आमर फारूक एडवोकेट और उसके साथ मोहम्मद अली मजहर एडवोकेट, हसन अजहर रिजवी एडवोकेट। ये केस लड़ रहे हैं जनाब नून लीग की तरफ से मुकाबला फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, सलमान अकरम राजा एडवोकेट। और फिर दिलचस्प बात यह है कि अमीनुद्दीन एडवोकेट जनाब दलाइल दे रहे होते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन की अदालत में, जो बेंच के सरबराह हैं उनकी अदालत में। ये वही सीन हो गया ना जब 13 जनवरी को बल्ले का फैसला आया था। तो काजी फायज ईसा साहब ने जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से दलाइल दिए थे ना, ये वही हाल है। अमीनुद्दीन साहब अब जो है वो हुकूमत की तरफ से। आपने ये बात की है न्यू पीपल्स पार्टी के, मुझे याद आ गया। वो कहते हैं ना कि वो हमारी तरफ कहते होते हैं ना कि आपके भी ये कहते होंगे यार कि कोई एक बंदा था ना तो वो उसने कोई चोरी की, चोरी करने के बाद उसने जनाब ये किया जी कि वो माल जो है ना लोगों में बांटना शुरू किया। तो लोगों ने कहा यार ये कपड़ा चोरी किया। उसने कहा यार ये अब बांट रहे हो तो ये कोई गजू के हिसाब से, वो गज शज तो नहीं मिला, वहाँ एक डांग पड़ी हुई थी। अच्छा। उसने कहा यार ये डांग ले आओ। उसने कहा यार ये डांग तो बहुत बड़ी है, ये तो गज नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं है, ये चोरों का माल है, डाकू के गज बनेंगे यहाँ पर। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग चोरी का माल गनीमत समझते पहले ना किसी का केस होता था ना, पहले केस होते थे तो लोग अच्छा वकील ढूंढा करते थे। अब भाई हुकूमत के केस हैं और उनकी मर्जी के जज हैं। पहले वकील करते थे, अब जज कर लेते हैं लोग। ऐसा ही है ना। और हमेशा से अच्छा नून लीग को कमर मेकर साहब में जब ये मोहतरमा मरियम नवाज जलसों में आज कह रही है दारू की तकरीम करें, और जो तकरीम करते हैं वो इज्जत पाते हैं। मुझे ये बताया जनाब इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहां मौजूद है, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसने हमला किया था? नून लीग ने किया। नून लीग ने किया था ना। जस्टिस सजाद अली शाह को वहां से भागना पड़ा था यार, ये नून लीग ने किया था। कौन से दारू की तकरीम, लोगों पर पत्थर मारे। उन इदारों की तकरीम जो उनको इक़्तिदार में बैठाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हमें गलत फहमी है कि उनकी मर्जी के इदारों की तकरीम और इदारों के अंदर मर्जी के बैठे हुए लोगों की तकरीम। इदारा तब भी था जब बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। एक और खबर उस वक्त भी तो खबर था ना, उस वक्त तकरीम नहीं होती थी। ये खबर मेरी बात इग्नोर कर दी। नहीं मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूँ। एक खबर आई है, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत देने का फैसला चैलेंज कर दिया गया। ठीक है, अच्छा। और ये साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की आईनी बेंच से फौजी अदालतों के केस का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हकायक और कानून का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। फैसले में गलती की निशानदेही हो जाए तो तस्सीह करना अदालत की जिम्मेदारी है। अदालत का फैसले में FBLE केस पर इंसाफ दुरुस्त नहीं, ये दरख्वास्त में कहा गया है। FBLE केस का फैसला 1962 आइन के मुताबिक था, जिसका वजूद नहीं। 21वीं तरमीम में फौजी अदालतें आइनी तरमीम के नतीजा में कायम की गई थी। मौजूदा केस में आइनी तरमीम नहीं हुई तो इस फैसले पर इंसाफ भी दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तजादात का मजमुआ है। तजादात का मजमुआ से मुझे याद आ गया कि वो अब्दुल्ला हुसैन का नावल है तजादात नस्लें। वो लिखते होते हैं कि कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक तजादात का मजमुआ उठाए चल नहीं सकता। तो ये हुआ है जी, चैलेंज हुआ है। आईनी बेंच ने एक जानिब करार दिया कि फौजी अदालतों में बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, अंदाजा करें जी। दूसरी जानिब लिखा कि बुनियादी हकूक यकीनी बनाने के लिए अपील का हक दिया जाए जी। अच्छा, उसके बाद मतलब कैसे कैसे लतीफ़े लिखे हैं। 9 और 10 मई वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर होंगे। वो पहले वाले फैसले से भी हो रहे हैं जो 4 महीने वाला आया है जी। अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ फैसले का हिस्सा बना दिया। आईनी बेंच ने फैसले में शहरियों को बुनियादी हकूक से
महरूम किया है। ये मेरे ख्याल में नजरसानी पे तो फैसला पहले आया हुआ, अब ये रिव्यू जो उन्होंने अच्छा वो भी वही होता है, लेकिन इसका देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, ये फिक्स भी होता है या नहीं होता। अब लेकिन एक और बात में आज मुझे पता चली, मैं अक्सर इस मामले में इबहम का शिकार था, आखिरी बात करेंगे। वो कमर मेकर साहब मौजूद थे वहाँ पर। ये जो पाकिस्तान का पहला आइन है, आपको पता है कि वो चौधरी मोहम्मद अली ने अपनाया था, जो साबिक वज़ीर पाकिस्तान रहे, 1956 का आइन। जी। तो मैं अक्सर ये समझता था कि चौधरी मोहम्मद अली साहब, ये जस्टिस मुनीब अख्तर चौधरी मोहम्मद अली साहब के पोते हैं या नवासे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा इबाम। तो आज मैंने क्लैरिफाई किया, मैंने पूछा कौन पोते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर। अच्छा हाँ। आज मैंने क्लैरिफाई किया कि सर मैं अक्सर इबाम का शिकार रहता हूँ कि आप ये चौधरी मोहम्मद अली साहब आपके क्या लगते थे। उन्होंने कहा जी वो मेरे दादा लगते थे। अच्छा। ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर चौधरी मोहम्मद अली जो पाकिस्तान को पहला आइन देने वाले हैं, उनके पोते हैं। आपका 1973 का जो आइन है ना, वो भी 1956 के आइन की बेस पर बना हुआ है। बिल्कुल, वो सारी चीजें वहां से ली हुई है। तो नाज़रीन, ये थी सारी सिचुएशन, सारी सूरत हाल। मुझे और कमर मेकन साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ऐसे करो जनाब।